बच्चों, इसे नगर एवं व्यापार के अंतर्गत अभी हमने जो है नए नगर और नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा। अब हम उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार पढ़ेंगे। बच्चों, व्यापार तथा वाणिज्य भारत के आर्थिक जीवन का प्रमुख भाग रहा है, जो यहाँ के निवासियों की समृद्धि का प्रधान कारण रहा है। बच्चों, परिणाम स्वरूप यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार विकसित हुआ था भारत में। बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही व्यापार सिर्फ उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये कई दिशाओं में फैल गया था, जैसे कि उत्तर अफ्रीका मतलब उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब मध्य एशिया, इन सब जगहों पर ये व्यापार फैल गया था। बच्चों, व्यापार जो है बाह्य व्यापार भी होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। तो बाह्य व्यापार जल मार्गों और स्थल मार्गों दोनों द्वारा होता था और आंतरिक व्यापार जो होता था वो स्थल मार्गों के द्वारा होता था। कभी कभी नदियों के द्वारा भी इसको भी जल मार्गों के द्वारा भी कहा जा सकता था कि जिससे सुविधा होती थी उनके द्वारा किया जाता था। बच्चों, समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। बच्चों, इन मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए जो है शासकों ने जो है व्यापारियों से कर लेना भी प्रारंभ कर दिया था, यानी कि उनसे धन लेते थे। इसको मतलब ये कर ही था, यानी कि कर लेते थे उनसे। इन मार्गों की पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले मतलब जैसे कि कभी ये व्यापारी इन मार्गों पर जाते थे तो मतलब जैसे डाकू वगैरह लूट लेते थे इनका माल, तो इनसे रक्षा कर मतलब इनके सामानों की रक्षा के लिए उनसे वो राजा लोग क्या करते थे, कर लेते थे। बच्चों, इन मार्गों पर यानी कि स्थल मार्ग पर चलने वाले कौन कौन से व्यापारी थे? पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी थे। और इस मार्ग पर कौन चलते थे? बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे, और ये इनका साधन था जिनके द्वारा ये व्यापार करते थे। बच्चों, समुद्री मार्ग से यात्रा करना तो बहुत कठिन होता था, लेकिन लाभ भी पहुंचता था। लाभ इसलिए कि समय जो है कम लगता था समुद्री मार्ग से व्यापार करने में। बच्चों, इन्हीं व्यापारियों को तमिल भाषा में मसत्तुवन और प्राकृत में सत्वा और सेट्टी के नाम से जाने जाते थे, और ये बहुत धनी व्यापारी होते थे, और जो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी आदि का जो है मतलब ये व्यापार करते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाए जाते थे ये सामान। बच्चों, यहाँ पे हम ये दिखा देना, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये एक यूनानी लेखक ने इस मतलब ग्रंथ की रचना किया था लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है यूनानी लेखक ने इसकी रचना किया था। इसमें ये बताया गया है कि काली मिर्च मतलब पेरिप्लस से हमें पता चलता है कि भारत से मसाले, विशेषकर काली मिर्च, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन, इत्र जो है रोम पहुंचता था, यानी कि रोम निर्यात किया जाता था। इन सामग्रियों का निर्यात जो है रोम में किया जाता था, और उसके बदले रोम का सोना भारत आता था। क्या आता था? सोना भारत पहुंचता था। तो बच्चों, ये इस सूची में हमें मिलता है। बच्चों, एक चीज़ और, पेरिप्लस का यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन
यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। तो ये इसका अर्थ यहाँ पे दिया है। बच्चों अब हम आते हैं सिक्के और राजा। तो बच्चों जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में अगर आप पीछे जाइए तो सिंधु सभ्यता में व्यापार अधिकांशतः वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। ये हम शुरू में ही बताए थे जब उसका आर्थिक जीवन बता रहे थे मतलब सिंधु सभ्यता का। तो मैंने ये भी बताया था कि वस्तु विनिमय पर सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है आधारित होता था। लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में चांदी और तांबे के सिक्के जो है सबसे पहले ढाले गए, जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। बच्चों आहत सिक्कों का यहाँ जो है देखिए, ये आहत सिक्के हैं, ये देख लीजिए, ये आहत है। इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता है, यानी कि आहत करके ऐसे बनाया जाता था। बच्चों जब आहत सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया तो व्यापार अब वस्तु विनिमय पर आधारित नहीं रह गया था, क्योंकि वस्तु विनिमय में क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान, अगर हम एक वस्तु उसको पहुंचाएंगे तो दूसरी वस्तु हम उसके बदले हम लेंगे। तो ये वस्तु विनिमय पर आधारित था। लेकिन जब सिक्कों का प्रयोग होने लगा तो वस्तु विनिमय पर ये आधारित नहीं रह गया था व्यापार, अर्थात व्यापार में कुछ सरलता आई। मतलब होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था, सिक्कों से फिर होने लगा था। बच्चों ये जो आहत सिक्के जारी किए गए थे, इनके ऊपर अंकित प्रतीकों के आधार पर मुद्रा शास्त्रियों ने, यानी कि जो मुद्राओं का अध्ययन करते थे उनको कहा जाता है मुद्रा शास्त्री, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि इन सिक्कों को किसने ढाला था। उन्होंने मुद्रा शास्त्रियों ने जो है ये अध्ययन करके बताया कि किसने ढाला इन सिक्कों को। तो इसी क्रम में मुद्रा शास्त्रियों ने जो है मौर्य वंश के सिक्कों पर अंकित प्रतीकों से तुलना करने की जो है कोशिश किया, तो पाया कि इन सिक्कों को कोई राजा ही ढलवाया था। लेकिन बच्चों इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन आहत सिक्कों को सिर्फ राजा ही ढलवाया था, बल्कि इनको जो है व्यापारियों अथवा धनी व्यक्तियों ने भी ढलवाया होगा। राजा तो ढलवाए थे, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि अभी इससे पहले हमने बताया था कि कुछ व्यापारी जो थे वो अपने नाम के सिक्के ढलवाते थे और अपने व्यापार का भी उसमें वो भी उन सिक्कों पर लिखवा देते थे कि वो किस चीज़ का व्यापार करते थे। तो ये धनी व्यक्ति भी अपने सिक्के ढलवाते थे और राजा भी अपने सिक्कों को ढलवाया करते थे। बच्चों सबसे पहले शासकों की आकृति एवं नामों के साथ सिक्के जारी करने का कार्य जो है किसने किया था? हिंद यूनानी शासकों ने किया था। सबसे पहले इन्हीं के नाम सिक्के नाम मिलते हैं, हिंद यूनानी शासकों के नाम, और जिनका शासन उस समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में था। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये रहते थे। यहाँ पे देखिए उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनका नियंत्रण था। बच्चों सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने का कार्य, जो सोने के सिक्के थे, सबसे पहले किसने ढलवाया था? कुषाण राजाओं ने इन्होंने किया था। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में इन्होंने किया था और इसकी प्रेरणा कुषाणों को जो है किससे मिली थी? रोम के सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों के। इसकी प्रेरणा किससे मिली थी? रोमन सम्राट से और ईरान के पार्थियन शासकों से।
क्योंकि इनके सिक्के बहुत हद तक आकार, प्रकार तथा वजन में इन सम्राटों के सिक्कों के समान थे। क्योंकि जब मुद्रा शास्त्रियों ने अध्ययन किया मतलब इन सिक्कों का, तो उनको मतलब ये पता चला कि ये जो रोम के सम्राट, ईरान के प्रांतीय मतलब जो शासक थे, उनके मतलब आधार पर ही ये सिक्के ढाले गए थे, कुषाण वंश के सिक्के। बच्चों, उत्तर और मध्य भारत में इन सिक्कों को व्यापक प्रयोग इस ओर इशारा करता है कि इन सिक्कों का प्रयोग बहुमूल्य, कीमती जो है वस्तुओं के विनिमय के लिए किया जाता रहा होगा। यही नहीं बच्चों, दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के, बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के पुरास्थल से हमें मतलब रोमन सिक्के मिलते हैं। और यह बताता है कि संभवतः तत्कालीन समय में अंतर्देशीय व्यापार राजनीतिक सीमाओं पर बंधा नहीं था। बच्चों, इसकी पुष्टि जो इस बात से होती कि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो है नहीं था, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में रोमन सिक्के व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पहुँचे होंगे। और बच्चों, किसी समय में अत्यधिक सिक्कों को जारी करना किसी भी देश की उन्नत आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। अगर कहीं से भी किसी भी शासन काल का या मतलब सिक्के बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति का हमें पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। तो बच्चों, लगभग इसी समय पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी मतलब जो मिला है प्रथम शताब्दी ईस्वी में औधे कबायली जो है गणराज्यों ने बहुत बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे और इनकी व्यापार में रुचि को दर्शाता है। बच्चों, जिस सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम कुषाणों ने जारी किया था, अभी हमने बताया सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाणों ने, तो उसका चरमोत्कर्ष हमें गुप्त शासकों के समय में देखने को मिलता है। किसके समय में मिलता है? गुप्त शासकों को जो है देखने में मिलता है, गुप्त शासकों के काल में। बच्चों, इन्होंने क्योंकि गुप्त शासकों ने जो है उत्तम कोटि के सोने के सिक्के जारी किए थे, बहुत उच्च कोटि के सिक्के इनके थे। और उस समय देखिए जो सिक्के मिले थे, तभी तो गुप्त मतलब साम्राज्य में स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, और क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति गुप्त मतलब काल की बहुत अच्छी थी। बच्चों, इन जो है उत्तम कोटि के सोने के सिक्कों से व्यापार करना आसान था, साथ ही व्यापार में अत्यधिक लाभ भी मिलता था। व्यापार में भी आसानी हो जाती थी और उन्हें बहुत लाभ भी मिलता था। लेकिन बच्चों, धीरे धीरे 6ठी शताब्दी ईस्वी के आते आते सोने के सिक्कों में गिरावट आ गई थी, और जो उस समय के आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। तो बच्चों, यहाँ पहले मैं ये दिखा दूँ, देखिए गुप्त सिक्का, ये देखिए दिया गया, ये भी गुप्त सिक्का है, और ये अवधेय सिक्का है जो जिसने सबसे पहले नाम अंकित, यहाँ पे देखिए नाम का उल्लेख किया गया है, यहाँ चित्र बने हैं। सबसे पहले अवधेय सिक्कों में ही मतलब चित्र मिलते हैं और नाम मिलता है। और ये आहत सिक्का भी मैंने दिखाया था। तो बच्चों, जो 6ठी शताब्दी तक ये इसमें सोने के गिरावट आने लगी थी, और ये जो गिरावट था वो आर्थिक संकट मतलब आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। परंतु स्थिति पर इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके लिए रोमन साम्राज्य का पतन उत्तरदायी था, तो कुछ इतिहासकार इसके पीछे जो है व्यापार के नए केंद्रों का उदय माना है। इसके साथ इन इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हुआ, लेकिन इसका उल्लेख अभिलेखों एवं ग्रंथों में
मिलता रहा है। कहने का मतलब कि उतनी आर्थिक स्थिति भारत की नहीं बिगड़ी थी, लेकिन जो है कम हुआ, क्योंकि देखिए गुप्त जब साम्राज्य का पतन हुआ तो उस समय क्योंकि लास्ट के शासकों में धीरे धीरे जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तभी तो पतन हुआ। तो उस समय जो है सोने के सिक्कों में मतलब सिक्के जो है मिलना बंद हो गए थे, बहुत कमी मतलब सिक्कों का निर्माण होने लगा था, और जिसका उल्लेख, लेकिन फिर भी इनका उल्लेख ग्रंथों और अभिलेखों में हमें मिलता है।